दोस्तों नमस्कार। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप सब भली भांति परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। लेकिन सवाल यह है कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को प्रधानमंत्री का घर जलाना पड़ा, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करना पड़ा, सड़क पर इतनी संख्या में उतरना पड़ा और सत्ताधारियों को उनके पद से उखाड़ फेंकना पड़ा। सवाल यह है कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार, जो श्रीलंका में हालात बने हैं उसके। दूसरा सवाल यह है कि अब श्रीलंका का क्या होगा, श्रीलंका का क्या भविष्य है, क्या वह फिर से एक देश के तौर पर बना रह पाएगा। कौन करेगा श्रीलंका की मदद, या श्रीलंका का पुनर्निर्माण करने में कौन सहायता करेगा, और यदि कोई उसकी मदद करता है, सहायता करता है, कोई यानी कोई देश उसकी सहायता करता है, तो उस देश का क्या स्वार्थ होगा। यानी कि इसमें राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह से काम करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए, उसकी विदेश नीति और कूटनीति क्या होनी चाहिए, उसे श्रीलंका की मदद करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, किस सीमा पर करनी चाहिए, किन शर्तों पर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसको सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल का सदस्य बनिए। तो बात करते हैं श्रीलंका की, वहाँ के हालात की, उन हालात के कारणों की। श्रीलंका को इस हाल में पहुंचाने के लिए वहाँ के सत्ताधारी लोग ही जिम्मेदार हैं। ये पहली नज़र में हर किसी को स्पष्ट तौर पर दिख जाता है। मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार और विश्लेषकों के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि सत्ताधारी एक परिवार के महत्वाकांक्षा, लालच और भ्रष्टाचार, कदाचार, अदूरदर्शिता और घटिया नीतियों की वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया। एक अच्छा भला खुशहाल देश नफरत, धार्मिक अंधता, भ्रष्टाचार में डूबकर सत्यानाश हो गया, अपना भविष्य गंवा बैठा, जनता को भूखे मरने की नौबत आ गई। एक तरफ देश बर्बाद हो रहा था, दूसरी तरफ सत्ताधारी अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे रहे। मीडिया रिपोर्टों में ऐसी तमाम खबरें आई हैं कि सत्ताधारियों ने विदेशों तक में अपनी संपत्तियां बनाई हैं और वह ऐश करते रहे, और जनता दो दिन रोटी को तरसती रही। सत्ताधारियों ने सत्ता का उपयोग अपने लिए किया, जनता को भूल गए, जनता को कष्ट में डालने वाले फैसले लिए, झूठ बोले और जनता को भ्रमित करते रहे। धर्म का इस्तेमाल और जाति का इस्तेमाल सत्ता की प्राप्ति के लिए किया, सत्ता पर बने रहने के लिए किया। जनता को इस तरीके से गुमराह किया कि जनता उन पर विश्वास करती रही और भूखों मरती रही। परिणाम अब जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। जनता अब जागृत हुई है और इन सत्ताधारियों को खेद रही है, लेकिन देर हो गई है। वो जनता लंबे समय तक सोती रही, उसकी निद्रा बहुत देरी से टूटी है, उसके ज्ञान चक्षु बहुत देर में खुले हैं, लेकिन खुले हैं तो अब किसी न किसी मुकाम पर पहुँचेंगे भी। सवाल वही है कि जिस मोड़ पर श्रीलंका पहुँच गया है, अब उसका क्या होगा, क्या भविष्य होगा,
कहाँ जाएगा, कौन उसकी मदद करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, किस लिए करेगा और उसमें उसका क्या स्वार्थ होगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि श्रीलंका के इस विनाश का कारण क्या है, इस बर्बादी का कारण क्या है। जो तमाम विश्लेषक बताते हैं और सहमत हैं वह यह है कि श्रीलंका के इस विनाश का बहुत बड़ा कारण है विदेशी कर्ज, जो वहाँ की सत्ता ने कुछ देशों, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार लिया। मसलन श्रीलंका की सत्ताधारी नेताओं ने या वहाँ की सत्ता ने सबसे ज़्यादा जो कर्ज लिया है वो बाज़ार से लिया है। बताया जा रहा है कि 47%, 47% कर्ज बाज़ार से लिया है। उसके बाद सबसे बड़ा कर्ज चीन से लिया है, जो कि 15% होता है उसके कुल कर्ज का। 15% चीन से लिया है, 13% उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, 10% वर्ल्ड बैंक से लिया है, विश्व बैंक से लिया है, जापान से 10% लिया है, भारत से 2% लिया है और 3% में अन्य देश आते हैं जिससे उसने कर्ज लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कर्ज बाज़ार से लिया है। बाज़ार ढह गया तो ये नौबत आ गई। उसके बाद चीन से लिया है, फिर एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से लिया है। तो ये जो विदेशी उधारी थी श्रीलंका पे भारी पड़ गई। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए बड़ा विदेशी कर्ज लिया, जो बढ़ता चला गया और देश दिवालिया हो गया। श्रीलंका के पास इस साल मार्च के अंत तक 193 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा थी, जबकि उस पर करीब 5500 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस साल उन्हें कम से कम 700 करोड़ डॉलर का भुगतान करना है और यही रकम आने वाले कुछ सालों में उन्हें हर साल चुकानी है। वहीं कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने अप्रैल में कहा था कि हालिया घटनाओं से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इस कारण कर्ज चुकाना असंभव हो गया है। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के कर्ज को गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ नहीं माना है। सवाल ये है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तो विदेशी कर्ज पर कब तक आप देश को चला पाएंगे। इसके लिए भी नेताओं में, सत्ताधारी नेताओं में दूरदर्शिता चाहिए। उनकी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि उसे कर्ज पर जीना पड़े। कर्ज चाहे देसी हो या विदेशी हो, वो कर्ज होता है और अगर वो उसके जाल में कोई फंसता है, व्यक्ति हो या देश, तो उसे उसकी कीमत बर्बादी के रूप में ही चुकानी पड़ती है। इसके अलावा जो बर्बादी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है कृषि का पूरी तरह से चौपट हो जाना। बताया जा रहा है कि सत्ताधारी लोगों ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां बनाई कि खेतों में अनाज, सब्जियां पैदा होना कम हो गई। उत्पादन इतना गिर गया कि विदेश से खरीदने की नौबत आ गई और विदेश से खरीदने के लिए आपको विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार था नहीं, तो बाहर से भी अनाज नहीं आए और बाहर से भी जो अनाज आए उसमें भी सत्ताधारी नेताओं ने रोड़े लगाए, ऐसी नीतियाँ बनाई कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें रासायनिक ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और इस कारण जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने बताया कि जो है कृषि जो है प्राकृतिक खेती की जानी चाहिए। पता नहीं ऐसी कौन सी नीति बनाई कि उसको प्राकृतिक और वो चीज़ों को बनाते रहे, यानी कि कुल मिला के कृषि क्षेत्र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और नीतियाँ ऐसी बनाई गई कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और अनाज का कोई भंडारण नहीं किया गया कि आपात
स्थितियों में इसका क्या किया जाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब महंगाई बढ़ी तो वहाँ पे भुखमरी बढ़ गई, लोगों को खाने पीने की ऐसी दिक्कतें हो गई कि लोग 2-2 दिन 3 दिन तक बिना खाए रह रहे हैं। और अब स्थिति आ गई है कि खाते पीते लोग भी नाश्ते से बचने के लिए बच्चों को दोपहर तक सुला रहे हैं। अनाज उत्पादन एकदम गिर जाने से देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है। अनाज, दालों, सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। मध्यवर्गीय परिवारों ने भी भोजन की खपत को कम कर दिया है क्योंकि वह इतनी महंगी खाद्य सामग्री लेने से कतरा रहे हैं। वहीं गैस की कमी के कारण लोगों के घरों में लकड़ी का चूल्हा जल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोलंबो के एक ऑटो चालक हैं थुसान परेरा, वह कहते हैं कि 5 हफ्ते से अपने 3 बच्चों को दोनों टाइम पूरा खाना नहीं खिलाया है। परिवार बिस्कुट के एक पैकेट पर निर्भर है जिसकी कीमत 130 श्रीलंकाई रुपये पहुंच गई है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे दोपहर के 12 बजे तक सोते रहें ताकि उन्हें सुबह का नाश्ता ना करना पड़े। किसी देश की जनता जब ऐसी स्थिति में आती है तो उसके लिए केवल और केवल सत्ताधारी लोग जिम्मेदार होते हैं। उनकी अदूरदर्शिता, उनकी दोषपूर्ण नीतियाँ, घटिया नीतियाँ, उनकी घटिया महत्वाकांक्षा और उनका भ्रष्टाचार देश को इस तरह से बर्बाद करता है और इसीलिए श्रीलंका भी बर्बाद हुआ। दूसरा, वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आईं जिससे खेती काफ़ी प्रभावित हुई और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी प्रभावित हुई। रही सही कसर जो है रासायनिक खाद पर प्रतिबंध ने कर दी। इसके चलते फसलें चौपट हो गईं और खाद्यान्न का संकट हुआ। कोरोना के चलते भी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। इसके लिए भी कहा जाता है कि जो कोरोना काल का संकट है वहाँ के सत्ताधारी ने इसका सही तरह से निपटने की कोशिश नहीं की। बेवजह लॉकडाउन लगाए, बेमतलब की चीज़ें की गई और उसकी वजह से देश संकट में फंसता चला गया। स्थिति ये है कि सरकार के पास पेट्रोल, खाद्यान्न और अन्य ज़रूरी वस्तुएं खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। देश दिवालिया हो गया। कोरोना महामारी ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रही सही कमर भी तोड़ दी, लेकिन ये बहुत छोटा कारण है और वो भी उन्हीं सत्ताधारी लोगों की नीतियों की वजह से हुआ है। और इस बीच इन्होंने क्या किया, महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। खराब आर्थिक हालात ने अर्थव्यवस्था को महंगाई के गर्त में ढकेल दिया। बेतहाशा महंगाई ने रोज़मर्रा की वस्तुओं को काफ़ी महंगा कर दिया। परेरा बताते हैं कि 2 दिन कतार में खड़े रहने पर 5 लीटर पेट्रोल मिलता है और सरकार ने कहा है कि 22 जुलाई तक फ्यूल नहीं आएगा। 103 रुपये वाला पेट्रोल ब्लैक में 550 रुपये में बिक रहा है। तो यह है वहाँ के हालात और महंगाई की दशा। कुछ विश्लेषक राजपक्षे परिवार की जो लोक लुभावन नीतियां हैं उसको भी इस बर्बादी का कारण बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार की नीतियां गलत रहीं। देश में संकट कई सालों से पनप रहा था, लेकिन वह लोक लुभावन नीतियों से इसे ढकने की कोशिश करते रहे। यानी गलत नीतियों से उन्होंने गंभीर हालात को निपटने का प्रयास किया और उसका परिणाम ऐसा हो गया। दूसरा, श्रीलंका में पर्यटन उद्योग बर्बाद हो गया और उसकी वजह बताई जाती है कि वर्ष 2019 में कोलंबो में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से विदेशी लोग श्रीलंका जाना कम कर दिए। तो इससे जीडीपी में लगभग 10% का योगदान करने वाला पर्यटन उद्योग बुरी स्थिति में चला गया। इस हमले के बाद से पर्यटन क्षेत्र में 70% तक गिरावट आ गई और जो विदेशी पर्यटकों के आने से श्रीलंका को एक विदेशी मुद्रा मिलती थी वो नहीं मिली और उसका संतुलन गड़बड़ा गया
जिसका परिणाम ये हुआ कि देश बर्बाद हो गया। तो इस तरह इन नीतियों की वजहों से देश बर्बाद होता चला गया। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि राजपक्षे कुनबे ने श्रीलंका को नुकसान पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए। महिंदा राजपक्षे ने $700 करोड़ की गैर जरूरी परियोजनाओं के लिए चीन से लोन लिया। इस कर्ज से बने एयरपोर्ट पर उड़ानें तक नहीं हुई। नतीजा हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को दे देना पड़ा। महिंदा व गोतबाया ने तमिलों को क्रूरता से कुचला। आर्थिक विकास से यह समुदाय कट गया। बता दें वहाँ की सत्ता पर बौद्ध धर्म को मानने वालों का वो है, बौद्ध धर्म मानने वाले बहुसंख्यक में हैं और तमिल जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो अल्पसंख्यक में हैं। तो इस तमिल वर्ग को बुरी तरह से कुचला गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये समुदाय बिल्कुल हाशिए पे चला गया। लेकिन जब आप अपनी ही देश की एक बड़ी आबादी को इस तरीके से दबाएंगे, कुचलेंगे, उनका विकास नहीं होने देंगे, तो उसका परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, देश के विकास पे भी पड़ता है और फिर वो इस रूप में परिलक्षित होता है। यदि देश का एक नागरिक भी बर्बाद होता है सत्ताधारियों की किसी नीति की वजह से, तो उसका असर किसी न किसी रूप पे देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। ये सत्ताधारियों को ज़रूर सोचना चाहिए कि देश के किसी भी एक नागरिक का विकास देश का विकास है, देश के किसी भी एक नागरिक का पतन देश का भी पतन बन जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप किसी समुदाय को विकास से वंचित रखेंगे तो आप देश के साथ गद्दारी करेंगे, देश को विकास से वंचित करेंगे। यही काम वहाँ की राजपक्षे सरकार ने किया। ये भी कहा जाता है कि कमीशन वसूलने के कारण वित्त मंत्री वासिल मिस्टर 10% कहलाए जाने लगे। चामल और नामल ने पैसा विदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। महिंदा के भाई व वित्त मंत्री वासिल मिस्टर 10% कहलाते हैं। 12 साल पहले श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़ने लगा था। चीन, भारत, जापान, एडीबी, वर्ल्ड बैंक सहित कई देशों व संस्थाओं से कर्ज इतना बढ़ा कि ज़रूरी चीज़ों का आयात घटाना पड़ा। नतीजन दवाओं, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य वस्तुओं की कमी हो गई। डॉलर की कमी ने नई मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि आयात के लिए भुगतान इसी से हो सकता था। इन्हीं हालात ने श्रीलंका रुपए की कीमत गिराई। 1 मार्च को जो $1 202 रुपये का था, आज की तारीख में वह 362 रुपये का हो चुका है। विश्लेषक बताते हैं कि जनता को लुभाने के लिए सरकार ने टैक्स घटा दिए, जिससे राजस्व घट गया। 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया ने जनता को लुभाने के लिए टैक्स कम करने शुरू किए थे। इससे सरकार का राजस्व 2020 में $656 करोड़ रह गया। 2017 में यह $10,195 करोड़ था। श्रीलंका में कमाई का अहम जरिया पर्यटन, जो कि बताया ही कि वह ख़त्म हो गया। 2019 में जो विस्फोट हुआ था उसकी वजह से कोरोना ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। तो बेसिक जो है श्रीलंका की सत्ता पे राजपक्षे परिवार का कब्जा है। इन्होंने 45,000 करोड़ रुपए विदेश भेजे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, गोतबाया उन्हीं के भाई राष्ट्रपति, वासिल राजपक्षे वित्त मंत्री हैं। राजपक्षे कुनबे ने सभी प्रमुख पदों पर कब्जा किया हुआ है। महिंदा प्रधानमंत्री बने तो भाइयों गोतबाया को राष्ट्रपति, वासिल राजपक्षे को वित्त मंत्री, चामल राजपक्षे को सिंचाई व कृषि मंत्री व बेटे नामल राजपक्षे को खेल मंत्री बना दिया। देश का 70% बजट इन पांचों के नियंत्रण में आ गया और विनाशकारी फैसले लेते गए और भ्रष्टाचार ऐसा फैलाया कि 35,000 करोड़ रुपए विदेश भेज दिए। यह रकम 2021 में देश से निर्यात हुए उत्पादों के मूल्य की 1/3 बताई जाती है। तो इस तरीके से इस सत्ताधारी ने, इस एक परिवार ने पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया, बर्बादी में ढकेल दिया, जहां से अब सवाल उठ रहा है कि अब श्रीलंका का क्या होगा। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में पूरे देश यूक्रेन के
पक्ष में हैं और तमाम तरह की मदद दे रहे हैं, युद्ध के लिए मदद दे रहे हैं, लेकिन यहीं श्रीलंका बर्बाद हो रहा तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल वही है कि कोई आगे आएगा तो क्यों आगे आएगा? वो कोई देश श्रीलंका की मदद क्यों करेगा? उसका उद्देश्य क्या होगा? उसकी मंशा क्या होगी? उसका स्वार्थ क्या होगा? जाहिर सी बात है कि कोई भी श्रीलंका की मदद करेगा, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, तो उसमें वो अपना हित, अपना लाभ देखेगा, तभी वो मदद करेगा। चीन ज़रूर मदद करना चाहेगा, करेगा भी, तो उसका अपना स्वार्थ है। भारत श्रीलंका का पड़ोसी देश है, भारत मदद करेगा, उसे करना भी चाहिए, कर भी रहा है और आगे भी करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी से उसे ऐसी मदद करनी चाहिए कि अन्य देश उसकी मदद पर भारी ना पड़े, या दूसरे देश मदद करके श्रीलंका का इस्तेमाल अपने दोषपूर्ण उद्देश्य के लिए ना कर सके। इसलिए भी भारत को बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। यानी कि भारतीय विदेश नीति और उसकी कूटनीति की एक अग्नि परीक्षा भी है कि वो श्रीलंका के मामले को किस तरह से हैंडल करता है, इसको किस तरह से हल करता है, कैसे मदद करता है। चीन मदद करेगा तो इस द्वीप का जो समुद्री एरिया है उसका अपने स्वार्थ के अनुकूल इस्तेमाल करेगा ही करेगा। तो ऐसे में भारत ही नहीं, अमेरिका और रूस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका, रूस और अन्य देश जो चीन के इस मदद रूपी घुसपैठ से प्रभावित होंगे, उन्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए और उन्हें आगे आकर श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। एक देश के रूप में श्रीलंका को फिर से स्थापित करना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने जो कर्ज दिया है उसको बट्टे खाते में डाल दें, माफ़ कर दें, और नए तरीके से कर्ज दे के श्रीलंका को उभारने का काम करें, मजबूत करने का काम करें। यदि श्रीलंका एक देश के तौर पर बना रहेगा तो इन संस्थाओं को भी मदद मिलती रहेगी। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर करिए, चैनल का सदस्य बनिए। नमस्कार।